सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसी क्रम में यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे RCEP में क्या भारत शामिल हो पाएगा। देखेंगे RCEP क्या है, इसकी जर्नी क्या है, कैसे भारत ने पहले इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन अब ये RCEP के जो सदस्य देश हैं वह चाहते हैं कि भारत इसमें हिस्सा बने और साथ ही साथ इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। लेकिन भारत की कुछ चुनौतियां हैं तो साथ ही साथ संभावना। इन सभी टॉपिक को काफ़ी डायनेमिक तरीके से मैं आपके साथ डील करूंगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक्स पर। और इसका जो बेसिक स्टार्ट होता है उसका एक बैकग्राउंड अगर हम ढूंढें तो वह पता चलता है द्वितीय विश्व युद्ध, अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, पूरा विश्व दो खेमों में विभाजित हो गया था। एक खेमे का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और अमेरिका के साथ जो शब्द जुड़ता है वह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। वहीं दूसरे खेमे का नेतृत्व रूस कर रहा था, जिसको उस समय USSR के नाम से हम जानते हैं। अगर देखा जाए तो इन दोनों खेमों के संघर्ष में एक लंबा समय काल खींचता है, और जिसको आप शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यह जब कोल्ड वॉर जो चल रहा था, इसमें एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी आगे बढ़ी, और वह है पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाजार की शक्तियां हावी होती हैं, और बाजार की शक्तियां ही डिसाइड करती हैं किस चीज का उत्पादन होगा, कितना होगा, और क्यों, किस समय पर किस चीज का उत्पादन किया जाए और क्या ना किया जाए। अर्थात यहां केंद्र में क्या होता है, बाजार होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, चूंकि पूंजीवादी और बाजारवादी इस जो अर्थव्यवस्था थी, इसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और उसका वर्चस्व बढ़ता गया। और वर्चस्व बढ़ता गया तो न सिर्फ आर्थिक वर्चस्व बढ़ा, बल्कि इसका राजनीतिक कद भी बढ़ता गया, और पूरा विश्व जो है कि अमेरिका की ओर झुकता चला गया। ऐसे समय में हमें जरूरत थी कुछ ऐसे संगठनों की जो इसके शक्ति को संतुलित कर सके। लेकिन शक्ति को संतुलित करने के लिए सबसे पहले ऐसे संगठनों की आर्थिक उपादेयता, या जो है कि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो कि यह अमेरिका के सामने खड़े हो सके। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और वह होता है क्षेत्रीय संगठन, अर्थात रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, रीजनल जो कॉर्पोरेशन होते हैं उनका। रीजनल कॉर्पोरेशन से तात्पर्य किसी क्षेत्र में, मान लीजिए हम बात कहें कि अगर दक्षिण एशिया के देश, सभी देश जुड़कर एक संगठन के रूप में कार्य करें, और कार्य क्या करें, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को हमें प्रमोट करना है, एक दूसरे के तनावों को कम करना है, हमें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, निवेश को बढ़ाना है। तो अब देखिए, दक्षिण एशिया के देश जब एक ग्रुप में शामिल होकर कार्य करेंगे तो इनकी उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और यह कुछ अच्छा कर सकेंगे, और साथ ही साथ यह एक नए जो है कि पावर के रूप में उभर पाएंगे। अगर यह ऐसा नहीं करते हैं तो सभी देश इंडिविजुअली एक शक्ति के सामने खड़े होंगे, जिनके सामने किसी भी देश की कोई क्षमता नहीं होगी। जैसे अमेरिका, अगर आज के समय में देखें तो अमेरिका को चुनौती देने वाले कई देश हैं, लेकिन अगर हम यहां से थोड़ा सा 20 साल पीछे जाएं तो अमेरिका का एक छत्र राज हमको दिखाई देगा कहीं ना कहीं। इससे यह पता चलता है कि जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन होते हैं, रीजनल जो कॉर्पोरेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यह क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने देश सदस्य देश के लोगों को न सिर्फ आगे बढ़ाते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, उनका राजनीतिक कद आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई तनाव उत्पन्न होता है तो यह जो रीजनल सदस्य देश हैं आपस में मिलजुल कर बैठकर इसका समाधान कर सकते हैं। यह दरअसल एक मैंने आप
आपको बताया एक आइडियल कंडीशन, हालांकि आइडियल कंडीशन बिल्कुल इसी रूप में अप्लाई नहीं हो पाती, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जब यह क्षेत्रीय संगठन आए तो इनका उद्देश्य क्या था, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर आर्थिक संपन्नता अर्थात इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना। और इसी के कारण न सिर्फ यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं बल्कि शक्ति संतुलन को भी कायम रखते हैं। और जब यह क्या करते हैं, एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए एक हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, सभी देशों का अर्थात जो रीजनल कोऑपरेशन बनाया है, इस रीजनल कोऑपरेशन के सभी सदस्यों का व्यापार बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, और इससे जो पूंजी आती है इससे क्या होता है, मानव विकास होता है। मानव विकास के साथ साथ चूंकि सभी सदस्य देश एक दूसरे से जुड़े हैं तो इस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी आगे बढ़ता है, और कुल मिलाकर इससे वस्तु सेवा व्यापार निवेश और आर्थिक तकनीकी बौद्धिक सभी प्रकार का सहयोग इन सदस्य देशों को मिल पाता है, और सभी प्रकार के विवादों का समाधान करने में यह खुद सक्षम होते हैं। इसी प्रकार की आइडियोलॉजी को लेकर जो है कि क्षेत्रीय संगठन अर्थात रीजनल कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व आया, और उसके बाद से अलग अलग कई प्रकार के कई संगठन बनने लगे। कहीं पर आप देखेंगे कि आपका दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, कहीं दक्षिण एशिया के देश हैं, कहीं पूर्वी एशिया के देश हैं, कहीं अमेरिका है और कहीं लैटिन अमेरिका के देशों का सहयोग है। इस प्रकार के कई संगठन आपको काम करते दिखाई देंगे। और इसी प्रकार का एक और क्षेत्रीय संगठन बना था जिसका नाम था आसियान, जिसको हम जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से। और इस आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। जब इसकी स्थापना हुई थी सदस्य कम थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके 10 सदस्य देश हैं, और यह जो 10 सदस्य देश हैं यही देखिएगा RCEP से जाकर जुड़ेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैं आपको आसियान पढ़ा रहा हूं। देखिए सदस्य देश कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, जो है कि वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ का करेक्शन कीजिएगा, और वह क्या है आपका जो है कि देखिए मुंबई लिख गया है, यह मुंबई नहीं है ब्रुनेई है, ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लेना। कुल मिलाकर यह जो है कि 10 सदस्य देश इससे जुड़े, और इन्होंने 3 स्तंभ अपने लिए रखे। क्या रखे कि हम राजनीतिक सुरक्षा करेंगे, अर्थात जो सभी ये सदस्य देश हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे राजनीतिक रूप से कि दूसरी बाहर की कोई शक्ति इस पर हावी ना हो जाए। दूसरा कार्य क्या करेंगे, आर्थिक संवर्धन अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और फिर क्या करेंगे, सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देंगे। और इसीलिए इनका जो आदर्श वाक्य है वह देखिए क्या है, और ये जो आदर्श वाक्य इसी में दरअसल इसका पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वह है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, अर्थात एक विजन होगा, एक ही हमारी आइडेंटिटी होगी, और एक ही हमारा क्या होगा, कम्युनिटी होगा। ये तभी हो सकता है जब हम क्या करें, जो यह आसियान के देश हैं सभी मिलजुल कर एक दूसरे के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक हितों का सुरक्षा करें, और यही से यह कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। एक दो करेक्शन आपको मिल रहे हैं, जो PDF आपको जाता है उसमें जो है कि गलतियां नहीं होती, हमारा प्रयास रहता है तो ये ठीक करा दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। जैसे वन विजन की जगह वन विजय लिख गया है, इसमें आप चिंतित मत होइए। कुल मिलाकर अभी थोड़ा सा सुनने पर आप फोकस करिए। तो ये देखिए हमने इसका जो आदर्श वाक्य देखा, क्या देखा, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि यह जो संयोग का जो भावना है काफी मजबूत रूप में दिखाई देती है। अब यह जो आसियान देश हैं इन्होंने तो एक दूसरे के साथ व्यापार किया ही किया, साथ ही साथ 6 भागीदार देशों के साथ इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आसान शब्दों में समझाऊं, इस प्रकार का एग्रीमेंट है जब कि क्या होता है, न्यूनतम टैरिफ लगाया जाता है। न्यूनतम टैरिफ का मतलब क्या है कि जो कोई देश, मान लीजिए मैं एक देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप दूसरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोनों देशों में जब व्यापार हो तो ऐसा ना हो कि आपके यहां से आने वाले सामान पर मैं बहुत ज्यादा जो है कि टैरिफ लगा दूं, शुल्क लगा दूं, या मेरे यहां से आपके यहां सामान जाए तो आप ऐसा कर दीजिए। साथ ही साथ मुक्त व्यापार में यह भी निहित
सम्मिलित है कि हम लोग म्यूचुअल बैठ जुड़ कर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किन किन वस्तुओं पर कितना टैक्स रखना है, कैसे टैक्स में कटौती करनी है और कैसे एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाना है, और धीरे धीरे हम टैक्स क्या करेंगे, खत्म करते चले जाएंगे। यह होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आसियान पहले ही 10 देशों का एक समूह, और इन्होंने क्या किया, 6 देशों, कौन से 6 देश, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ क्या किया, इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। धीरे धीरे यह बात बढ़ती चली गई और फिर यह हुआ कि क्यों ना कि ऐसा किया जाए, आसियान के सदस्य देश और साथ ही साथ जो आसियान के 6 देश हैं जिनके साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उनके बीच में एक समझौता कर इन सभी को एक साथ ला दिया जाए, और यहीं से जो है कि एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आता है जिसकी शुरुआत होती है वर्ष 2012 से, और इसका नाम है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो आसियान पहले से कार्य करता आ रहा था, उसने अपना दायरा बढ़ाना प्रारंभ किया, और दायरा इसलिए ताकि अभी आसियान के जो सदस्य देश हैं जिस तरह से एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो अलग अलग देशों ने भारत के साथ, चीन के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने अपने समझौते किए हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी देशों के लिए एक समझौता किया जाए, और इससे क्या हो, जैसे आपने सुना होगा नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसे ही आपने साप्टा सुना होगा, कई अन्य संगठन सुने होंगे जैसे यूरोपीय यूनियन है, क्यों ना इसी के तर्ज पर हम भी आगे बढ़ें। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, यह देखिए जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ये पूरा क्षेत्र देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व के यह जो देश दिखाई दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये जो देश दिखाई दे रहे हैं, इन देशों ने क्या किया, मिलजुल कर कहा कि हम क्या करेंगे, RCEP के तहत एक जो है कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापित करेंगे, और इस पूरे क्षेत्र के व्यापार में एक समान नीति अपनाएंगे, जिससे सभी देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करके यह जो है कि एक दूसरे का विकास कर सके, संवर्धन कर सकें। और इसी के तहत क्या हुआ, RCEP का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत को भी क्या किया, पीले कलर में अर्थात सेम कलर में दिखा दिया गया, लेकिन एक्चुअल में अभी हो नहीं पाया। इसी कारण एक्चुअल में अभी जो RCEP है, अभी हालांकि वो हस्ताक्षर नहीं हुआ है, अभी वह प्रक्रिया के चरण में है, उस पर हस्ताक्षर होना है। मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे हुआ। लेकिन देखिए, अब जो RCEP के जो सदस्य देश दिखाई दे रहे हैं, यह इस रूप में है, कहीं ना कहीं भारत इसमें आपको अब दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए क्या हुआ, वर्ष 2012 में यह प्रयास प्रारंभ हुआ कि हमें क्या करना है, मिलजुल कर इसको प्रयास को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए एक बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ी, और बातचीत की प्रक्रिया यह आगे बढ़ाई कि सभी सदस्य देश क्या करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, और आगे चलकर हम क्या करेंगे, जितने भी इसके भागीदार सदस्य देश हैं, यह अपने व्यापार के नियमों को बहुत ही उदार रखेंगे, लिबरल रखेंगे, और बहुत ही सरल, इजी बनाएंगे, जिससे क्या हो सके, एक व्यापार संवर्धन हो सके, और ये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जो है ये फ्रूटफुल हो सके, ऐसा इनका मानना था। लेकिन इस साझेदारी का जो उद्देश्य जो रखा गया था, वो तो क्या था, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, आधुनिक व्यापक उच्च गुणवत्ता पूर्ण आर्थिक व्यवहारों को बढ़ावा देना। इसका मतलब है ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा देना जिससे व्यापार बढ़ता है। अब देखिए, अगर यह जो उद्देश्य तो रखा गया, लेकिन इस उद्देश्य में कुछ खामियां थी जिसके वजह से भारत जुड़ नहीं पाया। लेकिन उससे पहले अगर ये समझिए समझौता संपन्न हो जाता है तो क्या होगा, तो यह पूरा जो मैंने क्षेत्र दिखाया, यह क्षेत्र विश्व के GDP का लगभग 25% अर्थात 1/4 का यह प्रतिनिधित्व करता है, और लगभग 30% वैश्विक व्यापार वाला यह संगठन, अर्थात टोटल पूरे विश्व में जितना व्यापार होता है उसका 30% का प्रतिनिधित्व सिर्फ यही करता है। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में चूंकि 2 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश शामिल
शामिल हो जाते और कौन सा भारत और चीन, और इस तरह से इंडोनेशिया भी अधिक जनसंख्या वाला देश, और ऐसे करके यहाँ पे 5 अरब लोगों की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित हो सकती थी। इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस समझौते से क्या होता, आगे चलकर सभी देशों के लिए समझौता जो है कि काफी संभावनाएं थी। इन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए इसकी कई बैठकें हुई और सभी देशों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन समय आता है नवंबर 2019 का, और भारत ने यह निर्णय लिया कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। अब आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा, जब यह इतना अच्छा था तब यह इसमें भारत शामिल क्यों नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा, जब उन्होंने डिसाइड किया हमें इसमें शामिल नहीं होना है, कि उन्होंने कहा आरसीईपी अपने मूल उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, अर्थात जो उसके उद्देश्य थे उसके उद्देश्यों में जो बात कही गई है सभी सदस्य देश उस पर लेकर कहीं ना कहीं बहुत गंभीर नहीं है। यह जो भारत के सामने एजेंडे रखे जा रहे हैं, जो नियम रखे जा रहे हैं, वह जो मैंने आपको उद्देश्य बताया उसमें क्या होगा, सभी देशों का व्यापार बढ़ सके, सेवा बढ़ सके, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ सके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, वह नहीं पूरा होता। इसलिए भारत ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जब भारत इसमें शामिल नहीं होगा तो बचे कितने देश, जो है कि 15 देश, क्योंकि 16 देश होने थे टोटल, 15 देश बचे, और 15 देशों ने कहा कि वह 2020 तक ऐसा कोई समझौता कर लेंगे जिसमें वो सभी सहमत हों। लेकिन अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह समझौता अभी होना था, इसी मंथ होना था, लेकिन अब इन सभी देशों ने क्या किया है, हाल के दिनों में भारत को फिर से इसमें शामिल करने, अर्थात भारत को मनाने का प्रयास चालू कर दिया है। और इसलिए चालू कर दिया है क्योंकि भारत को यह लगता है, अन्य देशों को यह लगता है अगर भारत इसमें शामिल नहीं होगा तो यह जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो क्षेत्रीय कोऑपरेशन बन रहा है, ये बहुत फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि चीन का मार्केट भी बड़ा है, लेकिन चीन क्या करता है, बहुत बड़ा जो है कि एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, तो वहां पे अन्य देशों के लिए संभावनाएं कम है, लेकिन भारत के पास क्या है, संभावनाएं ज्यादा है। अब उनके लिए क्या लगता है कि भारत अपना पूरा मार्केट खोल दे और इन सभी देशों 15 देशों की कंपनियां और उनके उत्पाद भारत में पहुंचे। लेकिन भारत ने भी जो है कि अपने कुछ बैकग्राउंड से सीख क्या लिया कि भारत इसके लिए अभी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने कोरिया, मलेशिया, जापान जैसे देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता पहले ही कर रखा था उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो क्या इस संभावना है, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो आरसीईपी भी तो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही हो रहा है, ये भी तो एक प्रकार का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसमें फ्री ट्रेड के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसका लाभ होगा। दूसरा, भारत ने की आपत्ति इस पर यह है और भारत ने यह सोचकर मना किया कि भारत का जो आरसीईपी के देशों के साथ पहले व्यापार घाटा चल रहा है, अर्थात समझिए कि जो आरसीईपी के 15 देश हैं उनमें से अधिकांश के साथ भारत का पहले व्यापार घाटा चल रहा है। इसका मतलब यह है कि हम उन देशों से आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात उनको कम कर पाते हैं। सोचिए, यह तब है जब भारत कई प्रकार के टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, अर्थात वहाँ से जो मान लीजिए चीन से सामान आ रहा है या दक्षिण पूर्व एशिया किसी दूसरे देश से आ रहा है, हम उन पर कई प्रकार के टैक्स लगा देते हैं। तब ये कंडीशन है, अगर भारत क्या करे, टैक्स फ्री कर दे, अपने टैक्स में छूट दे दे, तो क्या यह इतना ही होगा, यह वहां से और सामान ज्यादा आएगा और इस तरह से हम उनको ज्यादा कुछ नहीं बेच पाएंगे और इस तरह से उनका जो हम सामान आयात करेंगे, इसकी वजह से हमारा जो व्यापार घाटा है वह क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम उनको इतना व्यापार नहीं कर पाएंगे। दूसरा इस भारत का यह है कि जो चुनौती है वह यह है कि चीन से जो वस्तुएं आती हैं उन पर भारत अभी तक क्या करता है, बहुत ज्यादा जो है कि टैरिफ लगाकर उनको रोक लेता है, अर्थात एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आपको भारत को लगता है कि हाँ दिवाली के समय जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपने देखा होगा झालरें आती हैं वह ज्यादा आ रही हैं और भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो इंडस्ट्री लगी है उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो भारत क्या कर सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर, टैरिफ लगाकर रोक सकता है। लेकिन जब वह आरसीईपी में शामिल हो पाए जाएगा तो उसमें तो क्या कहा गया, आपको अपनी टैरिफ की दर को समाप्त करना है, उसको बहुत लिबरल करना है, बहुत कम करना है, तो भारत क्या होगा, बढ़ जाएगा और भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। और इसके वजह से भारत को एक चिंता ये भी भारत की ये भी है कि अगर टैरिफ की कमी
से क्या होगा कि आने वाले समय में आरसीईपी के ज़्यादातर जो सदस्य देश हैं उनकी डिमांड ये है कि भारत लगभग 92% वस्तुओं पर 0 पर शुल्क लगाए या काफ़ी कम रखे। ध्यान दीजिए, अर्थात टोटल अगर 100 गुड्स का क्या होता है, कहीं ना कहीं व्यापार होता है, तो उसमें से 92 प्रोडक्ट्स पर भारत को या तो 0 पर शुल्क रखना, टैरिफ रखना है, या फिर कम रखना है। अब समझिए, जिन चीज़ों पर भारत 20% 25% जो है कि टैरिफ लगाता आया है, टैक्स लगाता आया, अब कह दिया जाए कि आपको 0% या 5 से 4% लगाना है, तो क्या भारत सर्वाइव कर पाएगा? सर्वाइव इन द सेंस क्या इकोनॉमी को बचा पाएगा? यही चिंता है, भारत इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। साथ ही साथ भारत का जो कृषि और उद्योग सेक्टर है अभी इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा को झेलने लायक नहीं हो पाया। इसके पीछे का कारण यह है कि अभी भारत में जो कृषि है और जो यहाँ पे इंडस्ट्री है, इन्होंने अब ग्रोथ करना चालू किया है। अब यहाँ के जो उत्पादक हैं उन्होंने प्रतिस्पर्धा के मूल्य को समझा है, अब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तुरंत इनको अगर किसी ऐसे ही देशों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ जाए, स्वाभाविक है हम क्या हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती उत्पन्न हो सकती है, और इसके कारण यहाँ के जो है कि काफ़ी इसका विरोध देखने को मिला। इसी के साथ साथ कहा यह क्या है कि भारत अगर आरसीईपी के तहत शामिल होता है तो टैरिफ की दर वह रखेगा जो साल 2013 में था, अर्थात जो केंद्र में नई सरकार आई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, इससे पहले जो टैरिफ की दर थी वह टैरिफ की दर रखना होगा। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद क्या हुआ है, वर्ष 2014 से लेकर 19 तक भारत ने तो काफ़ी जो है कि टैरिफ के रेट बढ़ा दिए हैं। अब देखिए क्या होगा कि जब टैरिफ की रेट बढ़ाने के बाद इतना जो है कि चीन का सामान आ रहा है और भारत से कहा जा रहा है कि आपको वही टैरिफ की रेट फिक्स करना है जो 2013 या 2014 से पहले था, तो कहीं ना कहीं भारत को क्या होगा, सोचना होगा। ये भी एक कारण था। भारत के पास एक और जो है कि जो है कि दिक्कत थी, और वह थी रेचेट ऑब्लिगेशन से भारत क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है। प्रश्न आएगा ये क्या नया शब्द आ गया? देखिए, इसका सामान्य अर्थ ये है कि रेचेट ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि एक देश, कोई सदस्य देश, मान लीजिए 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति यह समझौता करता है कि 9 देशों के साथ हम इस प्रकार का व्यापार करेंगे, हम जो है कि 2% टैरिफ रखेंगे, या जो है कि हम अपने मार्केट को खोल देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ दिन बाद कहे कि नहीं हम 2% नहीं रखेंगे, 20% रखेंगे, और जो हमने कहा था मार्केट को खोलेंगे अब हम नहीं खोलें। ऐसा नहीं कर सकता, और इसी से भारत मुक्ति चाहता है। कहना यह है, चाहता है भारत कि मान लीजिए अभी तो हम जो टैरिफ और टैक्स की दर पर जो सहमति बना लेंगे, हम उसके आधार पर यह देखना चाहते हैं कि आखिर इंडियन इकोनॉमी उसका क्या इंपैक्ट नजर आता है। अगर हमें लगता है कि किसी चीज में परिवर्तन करना है तो हम कर सकें, लेकिन अभी चूंकि रेचेट ऑब्लिगेशन से हमें मुक्ति नहीं मिली है, अर्थात हमसे यह कहो कि हमारे ऊपर रेचेट ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा, हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी इजाजत नहीं है। इसी के लिए भारत ने कहा कि नहीं, हम तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक हमें क्या होगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्थात हम बाद में भी जाकर लगता है हमको कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पर इस जो है कि समझौते से कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो हम अपने आप को पीछे खींच सके, यह हमारे हाथ में होना चाहिए। खैर, आगे कहा गया कि भारत जो है कि यह भी चाहता है कि आसियान के जो देश हैं, जो सदस्य देश हैं, वह अपने पहले सेवा सेक्टर को भी खोलने के लिए तैयार हों। सेवा सेक्टर को इसलिए क्योंकि हमारे पास ह्यूमन पावर काफ़ी है जो कि स्किल्ड है, तो हमारे यहाँ के लोग अपनी सेवाएं देने के लिए उनके यहाँ जा सकें। यह भी क्या होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। जबकि आरसीईपी के सदस्य देश इसके लिए अभी सहमत होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात उनको यह डर है कि अगर हमने सेवा के लिए भी समझौता कर लिया तो भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर आएंगे, और इससे क्या हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। भारत की एक आपत्ति और है, ये सभी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोबारा हम आरसीईपी पर कभी बात करें तो सिर्फ मैं आपको 3 से 4 लाइन का अपडेट बता दूं, और आप सभी चीजों को यहीं पे जोड़ लीजिए। भारत की एक आपत्ति और है, वह है मूल देश का नियम, और भारत चाहता है कि मूल देश के नियम की प्रतिबद्धता की मांग भारत करता है। इसका मतलब यह है कि देखिए क्या होता
होता है, वर्तमान समय में हमने कहा कि चीन से हम मोबाइल नहीं खरीदेंगे, या चीन से अगर मोबाइल आता है तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे। तो चीन क्या करता है, अपने सामान को पहले इंडोनेशिया ले जाता है या किसी दूसरे देश में ले जाता है और फिर वहां से लेकर आता है। जब इंडोनेशिया से सामान आएगा तो अब हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इंडोनेशिया से आ रहा। तो चीन क्या करता है, अपने सामान को बेचने के लिए अन्य देशों को यूज करता है। तो भारत ये कहता है कि नहीं, हमारे पास यह होना चाहिए कि हमने अगर कहा कि चीन के साथ हम जो है कि व्यापार कम करना चाहते हैं तो वह चीन किसी दूसरे देश के साथ ऐसा ना हो कि अपना सामान वहां से भेज के हमको बेचे। और यही होता है मूल देश का नियम। अर्थात हमें यह चाहिए कि अगर हम जिस देश पर लगाते हैं प्रतिबंध, उसको कहीं से भी जाकर हमसे व्यापार ना कर सके, लेकिन इसको आरसीईपी अभी तक मानता नहीं था। एक चिंता हमारी डेयरी प्रोडक्ट को लेकर है। न्यूजीलैंड क्या करता है, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे दूध है, दूध के पाउडर है, मक्खन है, पनीर है, इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और भारत में यह क्षेत्र अभी बहुत संगठित नहीं है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। इसके वजह से इन सेक्टर के लोगों ने भारत से आपत्ति दर्ज की कि अगर हम इसमें शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम न्यूजीलैंड, जिसकी इकोनॉमी का आधार ही क्या है, डेयरी प्रोडक्शन, तो उसके सामने हम नहीं टिक पाएंगे। और इस तरह से भारत में 50 मिलियन लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ कपड़ा और वस्त्र उद्योग में भी भारत जो है चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ पहले से ही क्या कर रहा है, परेशानी का सामना कर रहा है। अर्थात यहाँ से बड़ी मात्रा में जो कि वस्त्र हमको क्या करने हैं, हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रभावित हो रहा है। अगर सोचिए हम मुक्त समझौता कर लें और सभी देशों के साथ कर लें तो हर देश के साथ जब अगर देशों से क्या होगा, टेक्सटाइल आएगा, वस्त्र आएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो प्रभावित होगा। और आपको जानते ही हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाले एक सेक्टर में से माना जाता है। इसी के साथ चाय, कॉफी, रबड़ और इलायची, काली मिर्च जैसे यह जो औद्योगिक, यह जो कृषि के क्षेत्र के प्रोडक्ट हैं, यह पहले से ही संवेदनशील हैं। अर्थात इनकी स्थिरता भारत में बहुत अच्छी नहीं है, इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर चूंकि चाय, कॉफी, रबड़, इलायची, जो काली मिर्च, जो जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो कहीं हो सकता है इसका खामियाजा हमको ना भुगतना पड़े। इसके लिए भी इन क्षेत्रों के लोगों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की। कुल मिलाकर आरसीईपी के सदस्य देशों ने जो है कि यह माना कि हम इस पर तैयार नहीं हो सकते। भारत ने कहा आप तैयार नहीं हो सकते, हमारी आपत्तियों को दूर आप नहीं कर सकते, तो हमें नहीं लगता कि यह समझौता हमारे लिए। और भारत ने नवंबर में घोषणा कर दी 2019 में कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब क्या हुआ है कि आरसीईपी के सदस्य देशों ने जब अब समझौता करने की बात की तो उसमें यह बात सामने आने लगी है कि भारत के बिना यह समझौता प्रभावी नहीं हो पाएगा। और इसी के लिए उन्होंने भारत को मनाने का प्रयास के लिए एक ऑफर दिया। ऑफर देखिए इन्होंने क्या किया है कि भारत की जो आपत्तियां थी उन्हीं आपत्तियों को पर इन्होंने भारत से बातचीत करने के लिए कहा और कुछ छूट खुद से क्या कर दिया, इन्होंने भारत को दे दिया है कि ठीक है, कुछ शर्तों को हम मान लिए हैं और कुछ शर्तों को अगर आप तैयार होते हैं जोड़ने के लिए तो हम लोग मिल बैठकर बात कर सकते हैं। देखिए पहले कौन कौन से ऑफर दिए गए। आरसीईपी ने भारत से कहा है कि वह 2014 के बाद जो टैरिफ लगाता था वह लागू रख सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरसीईपी ने पहले क्या नियम रखा था कि आप 2013-14 तक जो आपने टैरिफ की रेट रखी थी उसी को आपको रखना होगा, और 2014 से लेकर 19 तक जो आपने टैरिफ बढ़ा दिया है, लगभग कुछ सेक्टरों में तो हमने 20% तक की वृद्धि की थी, उसमें कटौती करनी होगी। अब आरसीईपी के सदस्य देश ये कह रहे हैं। अच्छा, सदस्य देश का मतलब मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ऐसा अभी समझौता हो नहीं पाया, लेकिन जो इसके भागीदार हैं अर्थात जो जोड़ना चाहते हैं उनसे मेरा तात्पर्य है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो टैरिफ की रेट रख ली है आप उसमें कटौती मत करिए, आप उसको लागू रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि यह लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए होगा। अब भारत फिर से वही बात कह रहा है कि जब लिमिटेड प्रोडक्ट में आप कहो कि 10 वस्तुओं पर ही ये अप्लाई होगा और वस्तुओं का 1000 वस्तुओं का जो है कि व्यापार होता है, तो 9 से 90 पर जब अप्लाई नहीं हो रहा तो किस काम का। लेकिन हालांकि लिमिटेड वस्तुएं कितनी होंगी यह सदस्य देशों ने कहा है कि हम भारत के साथ मिलजुल कर इस पर बात कर सकते हैं। दूसरा छोड़ दिया गया है, भारत वॉल्यूम बेस्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म अपना सकता है। अब इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बेस्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत अगर चाहता है किसी देश से, मान लीजिए
मैं कहूँ कि आप 10 पेन किसी देश से खरीदते हैं, मान लीजिए आप हम चीन से ही उदाहरण लेते हैं कि चीन से आपको लगता है आपको 10 पेन ही खरीदना है, तो भारत ये कह सकता है कि हम प्रत्येक देश से इतने ही वॉल्यूम, इतने ही मात्रा में हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो भारत इसको लागू कर सकता है और इसको लागू करके RCEP का ये कहना है कि वह अपने घरेलू मार्केट को, अपने उत्पादनकर्ता को बचा सकता है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब वॉल्यूम बेस्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात आएगी तो आगे चलकर यही RCEP के सदस्य देश कहेंगे कि भैया एक बात बताओ, जब हर व्यापार पे आप अमाउंट फिक्स कर दोगे, हमें इतना इतना व्यापार करना है, तो फिर इसका क्या मतलब रहा, इस जो है कि पूरे समझौते का क्या मतलब रहा। और भारत को यहाँ पर थोड़ा सा सचेत होकर सोचने की जरूरत है। अब देखिए, यह तो छोड़ दी, भारत के साथ यह भी कहा गया है कि भारत यदि 15 मई तक सकारात्मक रुख दिखाता है तो भारत की जो अन्य जो चिंताएं हैं, जो मैंने बताया कि कैसे कैसे भारत जो है कि उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, किन किन चीज़ों को लेकर वो टैकल कर रहा है और क्या उसकी चिंताएं हैं, उन सबको दूर करने की बात कही है। और ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर भारत इस पर सकारात्मक रुख दिखाता है तो हम उसकी अन्य मांगों पर भी जो है कि विचार कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि क्या भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए। यह देखिए, मैं कुछ तर्क दे रहा हूं, बाकी कंक्लूजन हो सके तो आप बताइएगा। प्लीज़ बस यहाँ पे किसी राजनीतिक दल का समर्थन ना करिएगा और ना किसी की आलोचना करिएगा। आप ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के लिए ज़रूरी होता है कि आप न्यूट्रल हैं। खैर, अब देखिए, क्या इसमें शामिल हो जाना चाहिए, मैं कुछ तर्क देता हूँ। जिस तरह से क्या हुआ है, कोविड-19 के कारण चीन की जो छवि प्रभावित हुई है और इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी सी मात्रा में कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं और चीन से जब बाहर जा रही हैं, चीन की छवि भी प्रभावित हो रही है। तो भारत को जो इसके समर्थक हैं उनका मानना है कि इसमें शामिल हो जाना चाहिए और यहाँ पर जो चीन से बाहर जाने वाली कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ पर लाकर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और RCEP के सदस्य देशों के साथ इस प्रकार की डील करना चाहिए जिससे यह अपने अधिक प्रोडक्ट को बेच सकें और इसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत का निर्यात पिछले 5 वर्षों से इसकी गति रुकी हुई है, तो अगर हम इस प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा, हमको व्यापार ज़्यादा हमको करने का दबाव होगा और इस तरह से हम अपने व्यापार को और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब दूसरे देशों से सामान आएगा तो हमारे देश के उत्पादनकर्ताओं पर भी दबाव होगा कि वो भी सामान बेचें, इसलिए क्या कर सकते हैं, वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। भारत को क्या किया गया है, कहा यह जा रहा है कि भारत की अपनी चिंताएं जायज हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, भारत को संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनके लिए रियायतों और सुरक्षा उपायों पर सहमति बना लेना चाहिए। अर्थात जो RCEP के सदस्य देश जो अभी 15 हैं उनसे मिलजुल कर उनसे कह देना चाहिए कि देखिए, ये हमारे यहाँ ये जो सेक्टर है यह जो है कि काफ़ी सेंसिटिव है, वल्नरेबल है, इस सेक्टर में हम कुछ रियायत चाहते हैं और कुछ हम जो है कि सेफगार्ड मैकेनिज्म अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वह देश तैयार हो जाते हैं तो भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए। कहा यह भी गया है कि अगर हमें टैरिफ कटौती करने की बात आती है तो भारत 5 से 10 वर्ष का जो है कि एक समय पीरियड मांग सकता है और भारत कह सकता है कि हम धीरे धीरे टैरिफ की दर को 5 से 10 साल में कम करेंगे। इससे क्या होगा, भारत इसका सदस्य देश भी बन जाएगा और साथ ही साथ इसको एक समय मिल जाएगा अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 5 से 10 साल बाद जब इंडियन इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ कहा गया है कि अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो न सिर्फ ग्लोबल ट्रेड चेन का भारत हिस्सा बन सकता है बल्कि निवेश का आकर्षक स्रोत भी बन सकता है। अर्थात जिस प्रकार चीन में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश होता है, जब क्या होगा, इन देशों के साथ एग्रीमेंट होगा, स्वाभाविक इस प्रकार के एग्रीमेंट से इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के देश अन्य बाहर के सेक्टर में भी, अब बाहर के देशों को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ग्लोबल ट्रेड का जो चेन है इसमें भारत मजबूत बन सकता है। साथ ही साथ इससे यह भी कहा गया है कि भारत अपने उन अवरोधों को दूर कर पाएगा जिनके कारण आज तक हमारा जो है कि बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं बढ़ पाया है। अर्थात भारत को इस समय रिस्क के साथ साथ ये भी सोचना होगा कि कभी न कभी तो हमें रिस्क लेना ही है। जैसे हमने 90 के डिकेड में लिया था कि जब हमने LPG
एलपीजी का मॉडल अपनाया था तब भी कई लोग कह रहे थे इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन भारत ने इस चीज़ को प्रूव किया और इसको प्रोटेक्ट किया और उसका लाभ हुआ। अब देखिए दोनों तरह की इसमें चीज़ें हैं, अर्थात इससे यह चीज़ समझ में आ रहा है कि इसमें शामिल होने के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, और उसमें अभी क्या किया गया है कि भारत को कुछ छूट दी गई। देखिए होता क्या है कि जब कोई सदस्य देश किसी चीज़ का, किसी संगठन का फाउंडर होता है तो क्या करता है, अपने हिसाब से चीज़ों को मार्केटिंग करता है, अपनी डिमांड को रख पाता है और साथ ही साथ अपनी जो उसकी चुनौतियां हैं उनसे देशों को परिचित करवा पाता है। अगर RCEP में भारत आज शामिल नहीं होता है तो आने वाले समय में अगर 10 साल बाद भारत को उसको दोबारा इसको लगता है कि इसमें हमें शामिल होना चाहिए तो उसको अपने शर्तों पे नहीं RCEP के शर्तों पे हमें शामिल होना होगा। तो कई समीक्षक यह मान रहे हैं कि भारत को इसमें इन तर्कों के कारण शामिल हो जाना चाहिए। दूसरी चुनौतियां यहां पर यह है कि LPG मॉडल के वजह से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा हमको लाभ नहीं मिला, अर्थात जो असमानता है इकोनॉमी में वो ज़्यादा बढ़ी है। तो जो कुछ भी भारत को करना चाहिए सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की आवश्यकता और यहाँ की स्ट्रक्चर को देखकर करना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी नवंबर 2019 में कहा था कि इन सभी नीतियों से कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, तो जब तक उन नकारात्मक मुद्दों पर या उन नकारात्मक बिंदुओं पर भारत अपने पक्ष में जो है कि सहमति नहीं बना लेता तब तक इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां अभी काफ़ी ज़्यादा हैं और मैंने चुनौतियां क्या थी वो भी आपको बता दिया है। मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, आप मुझे बताइएगा अपने तर्कों के साथ क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।